हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद समझेंगे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग या एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड देन लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बड़ी आसानी से समझा था कि डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। आज भी हम बड़ी आसानी से और जल्दी रिकैप्चुलेट कर लेंगे इसे, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं चाहिए। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर अकाउंटिंग का ये है कि कीपिंग अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मीनिंग हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड यानी प्रॉपरली मेंटेन करना। देखिए, हम बुक कीपिंग भी करते हैं, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट भी बनाते हैं, प्लस हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, ताकि हमें सिस्टमेटिकली पता चल सके कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म क्या है। अगर हम मेंटेन रिकॉर्ड ना करें तो हमें बिजनेस की कंडीशन पता नहीं चल सकती है। दैट्स वाई वी आर मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड यानी प्रॉपर रिकॉर्ड एंड इन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, सो वी कैन एबल टू जज और आइडेंटिफाई द बिजनेस कंडीशंस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कैलकुलेट करके बताना। इट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी अकाउंटिंग, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट है या लॉस है वही नहीं पता होगा तो हम आगे किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे या किस तरह से बिजनेस को रन कर पाएंगे। सो फॉर दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अकाउंटिंग। देन डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। अब ये जरा समझने वाला पॉइंट है कि व्हाट इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म। फर्स्ट एंड ऑल, फाइनेंशियल पोजीशन उससे ध्यान में आती है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं और सामने कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने हमारे पास रिसीवेबल्स है और सामने हम कितने एसेट्स को लेके बैठे हैं। राइट, तो हम अगर हमारे पास एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, तो हम साउंड है। साउंड यानी कि जो हम पेमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में भी, दैट इज़ कैपेबल हुआ है। अगर हमारे पास डेप्स ज़्यादा है यानी कि हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है और हमारे पास इनकम सोर्सेज कम है, प्रॉपर्टीज़ कम है, तो क्या हम फ्यूचर में से रीपे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारी सारी प्रॉपर्टीज़, स्टॉक, कैश, इस सब का रिकॉर्ड प्रॉपरली रखना, इसे कहते हैं डिपिक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। राइट, फोर्थ आता है हमारा फैसिलिटीज़ टू मैनेजमेंट। अब हर बड़ी कंपनी में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अकाउंट जो है वो मैनेजमेंट ही करे। उनके अकाउंटेंट्स या सीए रखे गए होते हैं, वो उन्हें ब्रीफ यानी कि पूरा जो डिटेल है वो उस ब्रीफ में बता देते हैं कि इस तरह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, और उस पे से मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उनके लिए एक फैसिलिटी है, एक एडवांटेजेस बन जाता है कि वो हमारे फ्यूचर का प्लानिंग, बिजनेस के फ्यूचर का प्लानिंग पहले से कर सकता है। देन प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। अब इट्स यूज़र्स का मीनिंग क्या है? जो उसे यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हो, हमें बेनिफिट दे सकते हो, जैसे हमारे इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, बैंक्स एक्सेट्रा। ये हमें सब दे सकते हैं, फैसिलिटीज़ देते रहते हैं। जैसे बैंक्स में जाए तो हमें लोन प्रोवाइड करने के लिए डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उस साउंडनेस हमारी चेक कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सारी डिटेल अगर हमारे पास हो, प्रॉपर मैनर में हो, तो हम बहुत ही जल्दी से उसे ऑन कर सकते हैं। या कोई भी मार्केट में सब गुड्स सप्लाई करने से पहले वो हमारी रेपुटेशन को देखता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग बेसिस पे ही जज की जा सकती है। राइट, इट लास्ट इज हेल्पिंग अ मार्केट इंट्रा फॉर्म कंपेरिजन्स, यानी कि एक फॉर्म के साथ दूसरी फॉर्म का कंपेयर करना बहुत ईजी बन जाता है जब सिस्टमेटिक मैनर में हम अकाउंट लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर फॉर्म में लिखें और उसको कैलकुलेट कर सके एक ही मैनर में। तो हम ये पॉसिबल हो सकता है कि हम एक दूसरे फॉर्म को एनालाइज कर सकते हैं। ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। राइट, वापस से एक बार रिकॉल कर सकते हैं। कीपिंग अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अ बिजनेस। Third, depict the financial position of a firm. Fourth, facilities to a management. Fifth,
providing accounting information to users, and 6, helping to making intra-firm comparison. राइट ये हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स थे. राइट क्लियर हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में टोटल 10 एडवांटेजेस है. पहला एडवांटेजेस चलते हैं, प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, जो कि ऑब्जेक्टिव का पार्ट भी था. देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया क्या, कंप्लीट. कंप्लीट यानी पूरा, वेदर इट्स इनकम और एक्सपेंस, यानी आय है, हमारे पास कुछ इनकम आ रहा है तो भी, या एक्सपेंस यानी खर्चा हो रहा है तो भी, हमें दोनों ही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है. राइट तभी हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड मिलेगा. और उसके बाद बोल रहे सिस्टमेटिक, यानी प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ईच एंट्री. अगर खर्चे की एंट्री है यानी एक्सपेंस की एंट्री है तो वी आर नॉट लाइबल टू रिकॉर्ड इन इनकम, एंड इफ इट्स इनकम एंट्री वी हैव टू रिकॉर्ड इन अ इनकम एंट्री ओनली, नॉट इन एक्सपेंस. राइट तो ये हमारे पास सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड बोल रहा है. ये हमारा पहला बेनिफिट हो जाता है जब हम अकाउंटिंग लिख रहे हैं तब. दूसरा आता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्रॉफिट एंड लॉस. ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, जो कि ऑब्जेक्टिव का पार्ट भी है. तो ये वापस से रिपीटेड है, तो हम इसे आगे बढ़ते हैं फटाफट. थर्ड है प्रोवाइडिंग अ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन. ये भी हमने आगे समझा कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, कि फर्म की पूरी पोजीशन, कि उसके पास कितने लायबिलिटीज़ है, कितने एसेट्स है, कितने रिसीवेबल्स है, कितने पेएबल्स है, ये सारी चीज़ें समझ लेना. हर एक अपडेट जो मॉनिटरी बेसिस पे हम मेजर कर सकते हो उनको फाइंड करना यानी फाइनेंशियल पोजीशन होता है. अगर बिजनेस साउंड है, साउंड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो पेएबल है कि नहीं, उसके पास इतने एसेट है तो वो फ्यूचर में उनसे कंटिन्यू बिजनेस कर सकता है. अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो बिज़नेस नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा बेनिफिट हो जाता है. राइट फोर्थ वाला पॉइंट हमारा आता है फैसिलिटेट द कंपैरेटिव स्टडी. आगे हम इस बात को पहले भी ऑब्जेक्टिव में समझ चुके हैं. कंपैरेटिव स्टडी यानी एक बिजनेस के साथ दूसरे बिजनेस की कंपेयर करना और उससे पता करना कि हमारे बिजनेस में आइदर प्रॉब्लम है या हम दूसरे से आगे हैं. इट्स अ स्ट्रेटजी वाइज, प्रॉफिट वाइज एक्सेट्रा. बराबर. नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट इज हेल्पिंग टू टेकिंग अ मैनेजरियल डिसीजंस. मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है. कोई भी फर्म की जब फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है तो उनके प्रॉफिट के बेस के ऊपर से उनको कितना इंसेंटिव देना है, कितनी सैलरीज में इंक्रीमेंट करना है, फर्म को और कैसे एक्सपांड करना है, या किन चीज़ों को रिकवर करना है, ये सारे पॉइंट्स मैनेजमेंट जान सकता है. तो ये एक हेल्पिंग पॉइंट हो गया मैनेजमेंट के लिए. देन सिक्स कम्स टू अ हेल्पिंग टू अ सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी. अब टैक्स लायबिलिटी, एक टैक्स को लायबिलिटी क्यों कहा गया पहले तो ये समझ लेते हैं. क्योंकि टैक्स पे करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हम टैक्स नहीं पे करते तो हम लूजर्स है, तो हम कोई फ्रॉड कर रहे हैं. अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में ऐसे कई सारे सेटलमेंट्स हैं जिससे हमें बेनिफिट हो सकता है. जो हम जितना अकाउंट को जानेंगे उतना अकाउंट लिखने के लिए हम मोटिवेटेड होंगे. फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि अकाउंट नहीं लिखना है, फिर यही हम सोचेंगे कि अकाउंट लिख के टैक्स पे करना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है. ये है टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. अब वो हमें कैसे हेल्प करता है कि हमारी टैक्स को लायबिलिटीज़ जितनी थी उसमें से सारे डिडक्शंस जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है एज अ टैक्स पेयर, कई सारे गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ दे रही है, वो सारे डिडक्ट करने के बाद एक्चुअल में हमारी कितनी लायबिलिटी बनती है वो हमें बता देता है. तो इससे हम एक्चुअलिटी पे आ जाते हैं. जो हमें डरावना था, जो डर था कि टैक्स बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा, उसकी जगह हमें कम टैक्स में भी हम बेनिफिट ले सकते हैं. और ये एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जानने के बाद ही मिलता है. तो ये प्रॉपर अकाउंटिंग के थ्रू ही हो सकता है. देन कम्स टू सेवन पॉइंट इज फैसिलिटीज़ इन टेकिंग अ लोन. जब लोन लेनी होती है तभी भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारे बैंक को देने पड़ते हैं, जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर ही लोन प्रोवाइड करते हैं. राइट सो ये उस वक्त भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो अगर प्रॉपरली अकाउंटिंग किया हुआ है, टैक्स फाइलिंग किया हुआ है,
तो हमें बेनिफिशियल होगा। आइदर इट विल बी हैरेसिंग टू अस, कि बैंक वाले हमें बार बार ये बोलते रहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, सारी चीज़ें बनती रहेंगी, राइट। नाउ द 8th पॉइंट कम्स टू दैट, एक्ट एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब अकाउंटिंग है एक प्रूफ के बेसिस पे चलता है, क्योंकि हम पहले भी ये डेफिनेशन में समझ चुके हैं कि विदाउट प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस, अकाउंटिंग डज नॉट कैलकुलेटेड। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो दैट मीन्स वी आर टेकिंग अ बिल। अगर बिल लेके नहीं आते हैं तो दैट इज़ अवर मिस्टेक। हम पेट्रोल भरवाते हैं, अगेन वी हैव टू टेक अ बिल। हम एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, अगेन वी हैव टू टेक अ बिल। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के लिए ये सारे प्रूफ नेसेसरी है। अब जब ये प्रूफ के बेस पे अकाउंट बनता है तो अकाउंट खुद एक प्रूफ बन जाता है, एक एविडेंस बन जाता है, जो कहीं पे भी हम दिखा सकते हैं और उसे सीए अप्रूव करते हैं। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। एंड 9th कम्स टू अ हेल्पिंग इन द डिसीजन ऑफ एरर एंड फंड्स। अब ये एरर और फंड्स के बेस में कैसे डिक्लाइनिंग करते हैं कि हम हर एक मिस्टेक को कम करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड चल रहा है, यहाँ प्रॉपरली रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे प्रॉपरली चीज़ें चल रही है, तो वहाँ पे एरर्स कम हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स आना भी वहाँ पे कम हो जाएंगे। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स नहीं है, एरर्स नहीं है, तो फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं रहता, राइट। तो इस तरह से अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। एंड देन लास्ट 10th पॉइंट इज फैसिलिटीज द सेल्स ऑफ बिजनेस। सेल्स ऑफ बिजनेस में कैसे हेल्प करता है कि हमें एवरी ईयर्स की सेल्स बताता है और उसमें नई नई टेक्निक लगा के हम सेल्स इंक्रीज करना या डिक्रीज करना ये समझ सकते हैं, राइट। so these are the advantages of accounting, right. next we are going on limitations of accounting. अब accounting के कोई limitations भी हो सकते हैं। see, every coin has a two sides, one is head and one is tail. so everything has a two things, advantages and disadvantages. so we'll start limitation of accounting. first is based on accounting concept and conversations. अकाउंटिंग सिर्फ उन चीज़ों को मानता है जिनके प्रूफ है। अगर मेरे पैसे खो गए तो अकाउंटिंग उन्हें मानता नहीं है जब तक उसका कोई प्रूफ क्रिएट ना किया जाए, यानी कि वाउचर ना बनाया जाए। वो किसी बातूनी चीज़ों पे कभी नहीं मानता, वो सिर्फ प्रूफ पे मानता है और उन्हीं प्रूफ को मानता है जो मनी बेसिस पे कैलकुलेट किया जा सके। अगर कोई बिजनेस फेल होता है तो वो मॉनिटरी लॉस की वजह से, ना कि इस वजह से कि उसने हार्डवर्क नहीं किया, उसने उसकी वजह से सिंपैथी नहीं की, उसने अपना डेडिकेशन नहीं दिया, इस वजह से नहीं, बट वो सारी चीज़ें अकाउंटिंग मेंटेन ही नहीं करता या मेज़र ही नहीं करता, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन को ही मेज़र करता है, राइट। सो ये उसका पहला लिमिटेशन है कि वो कॉन्सेप्ट और कन्वर्सिटी को ही मेज़र करता है। सेकेंड कम्स टू और अकाउंट बेस्ड ऑन अ पर्सनल जजमेंट्स। हर एक का अलग अलग जजमेंट होता है कि वो कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वो पैसे पे जजमेंट किया जाए ये प्रॉपर नहीं है। इसीलिए अकाउंटिंग कई बार हर एक के लिए जजमेंट करना कि भाई हाँ हार्डवर्किंग तो है पर हार्डवर्क अकाउंट में मेजर नहीं हो रहा है, डेडिकेटेड तो है पर डेडिकेशन अकाउंट में मेजर नहीं हो रहा है। अकाउंट में क्या लिखा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस, सिर्फ उसके मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स, तो उसका पर्सनली जजमेंट हम नहीं कर सकते हैं, राइट। ये उसका सेकंड लिमिटेशन हो गया। थर्ड, बेस्ड ऑन अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है, जिस प्राइस पे हमने खरीदा था, जिस प्राइस पे हमने उसको परचेज किया था। अकाउंटिंग में उन्हीं प्राइसेस को रिकॉर्ड किया जाता है जिसका बिल पे नोटिफाइड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक टेबल 100 रुपीज़ में ख़रीदा था तो टेबल की कीमत 100 रुपीज़ ही रहेगी। अगर मैंने परचेसिंग 2000 रुपीज़ में किया था तो दैट विल बी रिकॉर्ड एज 2000 इन दैट। जितने का मेरे पास बिल होगा उतने का ही मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ये उसका थर्ड लिमिटेशन था, राइट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट एंड ऑल ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है क्या।
जो क्वालिटेबल हो, प्योर हो। कई बार हम डमी डॉक्यूमेंट यानी कि बिल ले लिया, 100 का बिल बनवाया, पेमेंट 80 का कर दिया, तो वो रिकॉर्ड फॉल्टी रिकॉर्ड्स हो जाते हैं जो हमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। तो ये लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है कि हमें पूरी क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। दैन नेक्स्ट कम्स टू फिफ्थ पॉइंट कम्स टू हियर सरफेस ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? यहाँ तो हमने आर्टिफिशियल, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से गुड्स मंगाते हैं, तो जो दिखता था, जैसा हमें मोबाइल पे दिखाया गया था, जैसा उसका पिक भेजा गया था, वैसा सेम टू सेम नहीं है। तो ये कई बार विंडो ड्रेसिंग उसे कहा जाता है। तो अकाउंटिंग भी जैसा हर बार दिखता है वैसा ही प्रिडिक्ट हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट। क्योंकि जो आपने उनमें चीज़ें डॉक्यूमेंट एविडेंस दिए हुए हैं, जो आपने प्रूफ उसमें डाले हुए हैं, उनके बेस पे वो आपको जजमेंट दे रहा है। इट इज़ ओनली जजमेंट और ओनली रिकॉर्ड ऑफ गिवन ट्रांजेक्शन्स ओनली। वो परफेक्ट रिजल्ट हमें नहीं दे रहा है। दैन 6 कम्स टू अ डिपिक्ट ऑफ अनअवेलेबल इंफॉर्मेशन। अनअवेलेबल इंफॉर्मेशन इससे भी कहा जा सकता है कि जो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन ना हो, जो रियल इंफॉर्मेशन ना हो, यानी कि बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को कई बार हाइड भी किया जा सकता है बाय द अकाउंटिंग। अकाउंट में कई बार हम लोन लेने के लिए या कई बार हमें कुछ और चीज़ें लेने के लिए हम प्रॉफिट मार्जिन को ज़्यादा दिखा देते हैं। सो इससे हम क्या होता है कि उसकी रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन को नहीं दिखा रहे, जो हमारी अकाउंटिंग को प्रॉपर नहीं दिखा रही। एंड लास्ट कम्स टू अ नॉट सूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग के बेसिस पे सिर्फ फोरकास्टिंग नहीं किया जा सकता। अब फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? फ्यूचर को एनालाइज करना, फ्यूचर पे डिपेंडेंट करना या फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना, राइट। अगर हम परफेक्टली एनालाइज प्रॉपरली अकाउंटिंग नहीं लिख रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का जरिया कैसे परफेक्ट हो सकता है? तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट limitations of accounting which we understand today, right? So if you like these things and want to learn more concept in easier manner, so you have to do and subscribe my channel. Thank you friends and bye bye.